अगर मैं अपने आप को संविधान का नागरिक मानता हूँ तो बाबा साहेब की परिप्रेक्ष्य को मानना पड़ेगा और उनके परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई है वो बातें फिर मेरे लिए वाजिब होगी इस देश के नागरिक के रूप में। समानता, न्याय। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ एक कलाकार है जॉयसेन गुप्ता। अपने टीवी के जरिए आपने इनको अपने घरों में अक्सर देखा होगा, लेकिन आज हमारे चैनल के थ्रू मैं इनका तारुफ आपसे करा देती हूं। और आज मानवाधिकार दिवस पे ये यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ जो आवाज़ें उठाई जा रही है मानवाधिकार के लिए, उसमें शामिल होने आप आए हैं। सर, आपको ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई यहाँ आने की, या फिर मैं ये कहूँ कि क्योंकि नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है तो अब आप वहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर अपने आप को इस देश का नागरिक मानता हूँ तो मैं अपने आप को इस संविधान का नागरिक भी मानता हूँ। अगर मैं अपने आप को संविधान का नागरिक मानता हूँ तो बाबा साहेब की परिप्रेक्ष्य को मानना पड़ेगा और उनके परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई है वो बातें फिर मेरे लिए वाजिब होगी इस देश के नागरिक के रूप में। समानता, न्याय और आज़ादी, हर तरह की आज़ादी, ये तीन चीज़ तो मुझे मानना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता तो अपने देश की सभ्यता में ही है, उसके लिए संविधान की भी ज़रूरत नहीं है, वो सभ्यता में ही है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति पनपे हैं और वहीं से हम पनपे हैं, तो वो तो है ही है। लेकिन समानता, न्याय और आज़ादी, हर तरह की कुरीति, हर तरह की जंजीरों से आज़ादी, ये एक नागरिक के रूप में मुझे मानना पड़ेगा। और ये तीनों चीज़ें ह्यूमन राइट्स के तहत भी आता है, जो हमारे संविधान में बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से इस बारे में जो व्याख्या दी गई है। तो मैं नागरिक हूँ भारत का, मैं संविधान का नागरिक हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स का नागरिक नेचुरली हूँ। इसके लिए मुझे कलाकार बनने की या साइंटिस्ट बनने की या अलग से कुछ बनने की ज़रूरत तो है नहीं। अभी आप जब बात कर रहे थे तो आप कुछ राजनीति की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आप मथुरा का जिक्र कर रहे थे। मथुरा में हिंदू महासभा ने अब वहाँ की पुलिस से परमिशन मांगी है, लेटर लिख के, कि उन्हें वहाँ आरती करने दी जाए। वो एक मस्जिद है जहाँ प्रेयर लगातार होती आ रही है। अगर बात करें बाबरी मस्जिद की तो वहाँ ये फ़र्क था कि वो बंद था, वहाँ धार्मिक स्थल, पूजा पाठ नहीं हो रहा था, कुछ भी नमाज नहीं हो रही थी। पर ये एक्टिव जगह है, यहाँ पे वो आरती की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये संघ परिवार का एक बहुत पुराना टैक्टिक है। वो कोशिश तो करते हैं लोगों की ज़िंदगी में घुसने की, संस्कृति के ज़रिए और समाज सेवा के ज़रिए, और फिर वो उनके दिमाग को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो पूरी तरह से घुस नहीं पाते हैं तो वो बड़ा खेल खेलते हैं, और वो बड़ा खेल है बंटवारे का खेल। वो धर्म के नाम पे पहले बंटवारा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदू धर्म में इतनी जातियाँ हैं, उन सब जातियों को अगर सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे इकट्ठा कर लिया जाए तो जीत उनकी पक्की है। तो ये कोशिश उनकी लगातार लगी रहती है। और बाबरी खत्म हो चुका है, राम मंदिर बन रहा है, अब ये मुद्दा तो वो उठा नहीं सकते हैं, इसलिए चलो मथुरा या काशी, मथुरा काशी को लेकर इनका चलता है। अब काशी जो से मोदी साहब जीते हैं तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको लेकर वो ज़्यादा आवाज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी करेंगे या जो भी आलोचना करेंगे वो मोदी साहब की आलोचना होगी। तो मथुरा को उठाओ, मथुरा को उठाओ, कृष्ण के नाम पे राजनीति करो। राम पे नाम पे राजनीति हो चुकी है, अब कृष्ण के नाम पे राजनीति करो। और राजनीति का मतलब यही है, एक तबके को टारगेट करना, और उस तबके की जो सबसे कमज़ोर जो नब्ज़ है वो है मस्जिद, जहाँ वो इबादत करते हैं। कम से कम एक दिन शुक्रवार को तो इबादत करते ही हैं, उसी को टारगेट करो तो पूरी कौम या तो खौफज़दा हो जाएगी या बौखला जाएगी। अगर बौखला जाएगी तो आप वहाँ पे किसी न किसी तरह के टेंशन या दंगे की तरफ आप उसको मोड़ सकते हो, और दंगे की तरफ मोड़ोगे तो आपको लगता है कि वोट हमारे तरफ मुड़ेगा। तो ये तो सरासर वोट की भी राजनीति है और इनका एजेंडा के तहत भी ये राजनीति है। एक धर्म को, विशेष तौर पे मुस्लिम संप्रदाय को, उनको टारगेट करना हर बार कितना काम असरदार होगा, और आने वाले चुनावों में आपको लगता है इसका कुछ असर होने वाला है? मैं अगर ये सवाल आपने मुझसे 25 साल पहले, 30 साल पहले पूछा होता तो मैं कहता कि नहीं होगा। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद जब गिरा दी गई, उसके बाद से जो मैंने इस देश में जो अलग अलग तबकों में जो मैंने वो फ़र्क देखा है, थोड़े फ़र्क, लेकिन थोड़ा वो माइंडसेट चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं एक इस देश का नागरिक जो एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक होता था, एक साम्यवाद में उसका विश्वास था, वो कहीं ना कहीं वो हिंदू होता गया, और वो हिंदू होता गया बिना हिंदू
धर्म की समझ लिए बिना, बिना सनातन धर्म, बिना अपने वैदिक संस्कृति की समझ के बिना वो हिंदू होता गया। वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू होता गया, वो आरएसएस का हिंदू होता गया, वो मेरा आपका हिंदू नहीं बना। हमारे धर्म को हमारे हाथ से खींच लिया इन लोगों ने और उसको फिर विकृत करके पेश किया, और उस विकृति में लोग ढहते चले गए। 1952 से मैं देख रहा हूँ, और हर बार जब ऐसा होता है, 2002 के गुजरात के जेनोसाइड के बाद भी जब मैंने देखा कि लोगों का ओपिनियन बटा हुआ है, पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो पहले किसने शुरू किया, किसने वो किया, इन बातों में वो उलझ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है ये हमारे देश का जो डीएनए बना था 1947 की आज़ादी के बाद, वो डीएनए में कहीं हेर फेर हुआ है। इसलिए मैं दुखी तो होता हूँ, उदास भी होता हूँ, आक्रोश भी आता है, लेकिन मैं आक्रोश को उदासी से ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपकी इंडस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो सरकार ने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। अब देखिए, स्ट्रगलिंग एक्टर्स को समझते हुए, उनकी तकलीफ़ों को समझते हुए उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक फिल्म सिटी लाई जा रही है कि कहीं भी हेजमनी नहीं होनी चाहिए, कि अगर मुंबई में है फिल्म सिटी तो सिर्फ वहीं रहेगी, वहीं पे लोग कलाकार काम करेंगे। आपको एक बात बताऊं, देश में फिल्मों की हेजेमनी तो कभी थी ही नहीं। आप चूंकि इंडिया में सिनेमा को सिर्फ हिंदी सिनेमा मानते हैं, इसलिए ये हेजेमनी की बात करते हैं। इंडिया में बंगाली सिनेमा बनता है, कन्नड़ सिनेमा बनता है, तमिल सिनेमा बनता है, मलयाली सिनेमा बनता है ना, भोजपुरी सिनेमा बनता है, यहाँ तक कि उत्तरांचल में भी सिनेमा बनता है, जगह जगह बनता है। तो आप इसको हिंदी सिनेमा को ही क्यों आप नेशनल सिनेमा मान के चलते हैं? तब जाके हेजेमनी की बात होगी। असम में सिनेमा बनता है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? तो हर जगह पे फिल्में बन रही है, हर जगह पे इंडस्ट्री है, उसकी बात आप क्यों नहीं कर रही है? नोएडा में फिल्म सिटी तो बहुत पहले से था। मैं दिल्ली से हूँ, मैंने 1995 में नोएडा में काम करना शुरू किया था, मैंने बहुत शूटिंग की थी। बाद में नोएडा जो है वो टीवी वालों का, वो न्यूज़ वालों का हो गया और एंटरटेनमेंट वहाँ से हट गया, ताकि इसलिए मैं बम्बई चला गया। लेकिन ये कोई हेजेमनी कभी बम्बई की या हिंदी फिल्म की कभी रही नहीं। बॉम्बे में इसलिए फिल्म इंडस्ट्री थी क्योंकि वो कैपिटल था वहाँ पे। बॉम्बे में इसलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी क्योंकि वहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पूंजीवादी शहर था। पूंजीवाद में एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, एफिशिएंसी आ जाती है, आपको वर्कर्स भी मिलते हैं, आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और आपको कैपिटल मिलता है। इसीलिए वहाँ पे वो करते हैं। आप किसी भी स्टार से कह लीजिए, क्या वो बॉम्बे शिफ्ट करके नोएडा में रहने शुरू करेंगे? कोई नहीं रहेगा। आप भाजपा या योगी के आसपास के जो आर्टिस्ट है वो भी नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं? वो सब अब बम्बई में अपने आप को मेंटेन करके रहेंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब हिंदी सिनेमा में जो क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिबिलिटी जो है वो हिंदी सिनेमा की नहीं खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही है कलाकारों की, खास करके उन कलाकारों की जो अपने आप को कलाकार नहीं मानते हैं, जो अपने आप को मतलब सिर्फ एक मनोरंजन पहुंचाने का काम करते हैं, उनके लिए। जो अपने आप को सिर्फ एक मीडिया का वाहन बनाते हैं, सिर्फ उनके लिए। जो अपने आप को हमेशा सुविधावादी तरीके से लेके जाते, जो पावर में है उनके आसपास जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। सिनेमा की क्रेडिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सिनेमा का इतिहास किसी एक शख्स के इतिहास से बहुत पुराना है। एक स्टार 4-5 साल तक किसी पार्टी के एजेंडे में प्रोपेगेंडा के सिनेमा बना सकेगा, लेकिन हिंदी सिनेमा का इतिहास शुरू होता है कब से? मतलब वी शांताराम के युग से शुरू होता है। वी शांताराम राजा हरिश्चंद्र से बनता चले आ रहा है। वहाँ बिमल रॉय भी रहे हैं, वहाँ राज कपूर भी रहे हैं, वहाँ बलराज साहनी भी रहे हैं, वहाँ दिग्गज रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो बीच के कुछ टटपुंजी या नफरती टट्टू के प्रोपेगेंडा से थोड़ी सिनेमा का क्रेडिबिलिटी कहीं खत्म हो सकता है। आज अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं, तो वो दो धड़ों में बटा हुआ दिखता है। एक वो जो सरकार का पक्ष रखता है और दूसरा वो जो उनसे मुखालफत करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ही फर्क हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में पहले से और अब से। एक ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी पार्टी को वोट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिल्म इंडस्ट्री एकजुट थी और वो जो कंटेंट जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनाता था, उसके साथ वो एकजुटता होती थी, उसमें वो बढ़ता नहीं था। आज इस बात को वो बाहर खुलासा करते हैं कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम किस एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं और उसके तहत हम किसके ओपिनियन में अपने सिनेमा को मोड़ने वाले हैं। इसमें अगर आप देखें तो 50% डर है, 30% जो है वो सुविधावादी प्रवृत्ति है और सिर्फ मैं कहूँगा 20% इसमें कोई विश्वास है। विश्वास मतलब किसी एक मतधारा के प्रति विश्वास, वो सिर्फ 20% है कुछ लोगों का जो आरएसएस के एजेंडे पे विश्वास रखते हैं, लेकिन वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। 30% जो है वो सुविधा। आज शिवसेना पावर में होगी तो शिवसेना के साथ जाएंगे, जैसे बाल ठाकरे जब पावर में थे तो बाल ठाकरे के साथ, तो ऐसे ही होता है। लेकिन 50% डरे होते हैं और
खास करके एक्टर फिल्म मेकर की जमात बड़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होता है, इनके पास इकोनॉमिक पावर कुछ हद तक होता है। कॉर्पोरेट से इनका इकोनॉमिक पावर आप अब समझिए 100 गुना कम होता है, ठीक है ना। जो पावर इनके पास है वो सॉफ्ट पावर है, वो कम्युनिकेशन का पावर है। तो ये काउंटर नहीं कर सकते किसी चीज़ को। बाकी तबके जो हैं देश के वो काउंटर कर सकते हैं, ये स्ट्राइक पे जा सकते हैं किसान आंदोलन कर सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है लाइफ इंश्योरेंस के वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपना रोजी रोजगार ढूंढ सकते हैं फिल्मों के जरिए, ठीक है ना। और हर एक बंदा अकेला होता है, क्योंकि उसका काम उस पर डिपेंड करता है कि दूसरे को काम ना मिले, तो उसे काम लेना है, तो उसे जो काम मिलेगा वो करेगा। अब मेरी मतधारा, मेरी विचारधारा, मेरी समझ अलग है, इसलिए मैं ऐसी फिल्म रिजेक्ट कर सकता हूं जिसमें किसी एक पार्टी या किसी एक एजेंडे की गलत विकृत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस पोजीशन में हूं, मेरे पास दूसरा काम है। लेकिन कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको जो फिल्म आप दो, जो तनख्वाह आप दो, वो करने को तैयार हो जाएंगे। ये तो बात आ गई फिल्मों के सिलेक्शन की। फिल्मों के सिलेक्शन के अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंगना रनौत की बात करूं तो आज से कुछ सालों पहले वो कहती थी कि उन्हें आज वो कहती थी कि माफ़ कीजिएगा, मैं इसे फेमिनिज्म से बिल्कुल अलग रखती हूँ, लेकिन वो पहले मानती थी कि अजान की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, वो उन्हें सुन के खुश होती थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तनु वेड्स मनु के टाइम में उन्होंने कहा था, और अब वो कहती हैं कि उन्हें इस तरीके की नॉइज़ या सड़कों पे लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। उसका एक ही कारण देखा जा सकता है, वो ये कि उनकी सोच में अंतर आ गया है। हर किसी के सोच में अंतर आता है। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूं जो एक ज़माने में एक्सट्रीम लेफ्ट हुआ करते थे। एक ज़माने में जब कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो हाइड पार्क में वो लोग पीस के जुलूस निकालते थे, एंटी वियतनाम जुलूस निकालते थे, और फिर वो वीएचपी के मेंबर बन गए 15 साल बाद। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ हो गया। तो ऐसे लोगों के अंदर होता है। तो एक फिल्म स्टार के अंदर भी हो सकता है, उन्होंने कुछ देखा होगा, इस जो पावर है उनमें, उन्होंने कुछ लीडरों में देखा होगा, उनकी विचारधारा या उनकी सोच या उनकी दिशा से वो प्रभावित हुई होंगी, और फिर उन्होंने अपने आप को उस तरह से पलट लिया होगा। इसी को तो हम कट्टरवाद कहते हैं ना। कट्टरवाद जब आता है और एक धड़ल्ले से सबको लेके जाता है। आपने देखा होगा कि कट्टरवादी औरतें भी होती हैं और वो औरतों पे अत्याचार को डिफेंड करती हैं। कैसे करती हैं? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि औरतों पे अत्याचार हो रहा है और उसको डिफेंड कर रही हैं दूसरी औरतें, कैसे वो कर सकती? लेकिन वो कट्टरवाद उनके दिमाग में घुस चुका है, पुरुष तंत्र उनके दिमाग में घुस चुका है। वो कैसे घुसता है? अगर औरत के अंदर जहन में पुरुष तंत्र घुस जाता है तो फिर एक स्टार के जहन में मोदी साहब घुस सकते हैं। ये जो कंट्री के इतने रिस्पेक्टेड अवार्ड्स होते हैं वो अनडिजर्विंग पीपल को मिलते हैं, जैसे अरे बाप रे। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, अवार्ड्स जो हैं वो बड़े ही सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। वो आप जज करते हैं, मैं जज करता हूँ। अगर कुछ अवार्ड्स में आप दोनों का जजमेंट एक तरफ है तो वो उसको मिलेगा। मैं सोचता हूँ अनडिजर्विंग है, ये दोनों सोचते हैं डिजर्विंग है। अच्छा, डिजर्विंग अनडिजर्विंग के भी कई बार एजेंडा भी होता है। कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर है, कोई उसका इन्फ्लुएंस होता है किसी पे, तो वो मिल सकता है। कभी कोई ना कोई राजनीति का भी इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें आज भी हैं, पहले भी 10 साल पहले भी थी, 20-25 साल पहले भी थी। तो ये इस चीज़ को उतना सीरियसली ना लें। सीरियसली तो लेना पाएगा ना, किसी वो लोग तो एक इन्फ्लुएंस। आज जो हैं गली गली में अवार्ड बढ़ता है। हर कोई अवार्ड, आप अवार्ड क्रिएट कर सकती हैं, किसी के नाम पे एक अवार्ड क्रिएट कर सकती हैं और किसी को अवार्ड दे सकती हैं। आज अवार्ड के लिए पैसे लिए जाते हैं। मेरे पास एक मैसेज आ सकता है कि आपको हम 2021 का इन्फ्लुएंसर अवार्ड देने वाले हैं फला जगह से, आप हमें 20,000 रुपये दीजिए, हम आपको अवार्ड देंगे। तो आदमी अपने इंस्टाग्राम में लगाने के लिए 20,000 रुपये देके अवार्ड ले लेता है। उस अवार्ड की कोई हेरिटेज नहीं है, उस अवार्ड का कोई हिस्ट्री नहीं है। अवार्ड का कोई हिस्ट्री हेरिटेज होना चाहिए, तब जाके वो परिपक्व होता है।